नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिन्हें देखकर आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। फिर वो चाहे बार्क वर्क असिस्टेंट का हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का हो, HSSC CET का हो या फिर FCI असिस्टेंट का हो। दोस्तों, इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? यानी 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसका क्या स्टेटस था? वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अ सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था या फिर अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था? दोस्तों, जो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी ऑप्शन बी। जैसे कि आपने प्रियम्बल में भी देखा होगा, उसमें सिर्फ ये है अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन जो ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है, ये प्रियम्बल में ऐड किए गए थे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। उससे पहले जो स्टेटस था वो था ये अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल वॉज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये कॉन्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है? बैरूबारी यूनियन केस, मिनर्वा मिल केस, इंदिरा साहनी केस या फिर केशव नंदा भारती केस? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव नंदा भारती केस। ये जो है बैरूबारी यूनियन केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और जो ये मिनर्वा मिल केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट द पार्लियामेंट। यानी इस देश में जो सबसे सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पार्लियामेंट। तो ये थर्ड ऑप्शन इंदिरा साहनी केस, इसमें ये हुआ था कि जो रिजर्वेशन है OBCs को दिया गया था, उसको कुछ कंडीशंस लगाई गई थी, जैसे कि ये नॉन क्रीमी लेयर वाला ये कंडीशन थी, और एक था कि ये जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर, विच टाइप ऑफ जस्टिस डू प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स? यानी प्रियम्बल किस टाइप की जस्टिस को सिक्योर करता है? वो सोशल है, इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जैसे कि ये हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, फिर उसके बाद है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये वही क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड सोशलिस्ट इज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी सोशलिस्ट वर्ड किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 42 अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ था 1976 में, और इसमें सोशलिस्ट के साथ साथ ये दो वर्डों को और भी जोड़ा गया था, एक था सेकुलर और एक था इंटीग्रिटी। और जो 44 अमेंडमेंट एक्ट है ये रिलेटेड है ये डिलीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी, और इसके साथ साथ ये इसमें जो नेशनल इमरजेंसीज है उसकी कुछ कंडीशंस भी चेंज की थी 44 अमेंडमेंट एक्ट में। और ये जो 24 अमेंडमेंट एक्ट है ये है, इसमें प्रेसिडेंट को अप्लाइड किया गया था कि उसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उस पर साइन करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके बिल ऑफ राइट्स से, बिल ऑफ राइट्स। और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपीज, और ये नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है ये रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दोस्तों जो इसका ये है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, इसकी मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा इस स्लाइड के बाद, तो आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसके साथ साथ इसके जो ये पूरी पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये फंडामेंटल राइट को जो सस्पेंड करने का प्रोविज़न है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है या वीमार कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। और दोस्तों ये जो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे कि जो ये रेजिड्यूरीज पावर्स हैं, जैसे तीन प्रकार ये लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, जो इन तीनों में किसी में भी नहीं आते, जो रेजिड्यूरी पावर है वो सेंटर के पास है। और एक अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में रखा गया है, वो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है या पार्ट 4A है। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 3, यानी फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में रखा गया है। और जो ये पार्ट 2 में है इसमें है सिटीजनशिप रिलेटेड, और जो पार्ट 4 है ये है डीपीएसपी से, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो पार्ट 4A है इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि ऐड किए गए थे ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इनको ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किए गए थे। तो अगला क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अ लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल। यानी राइट टू प्रॉपर्टी को जो कि ये 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो फंडामेंटल राइट था इसे डिलीट करके जब लीगल राइट बना दिया था, तो वो लीगल राइट किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 300 में है, आर्टिकल 300A में है, आर्टिकल 301 में है या आर्टिकल 302 में है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी इनमें से कौन सा राइट है जो स्टेट और
ये प्राइवेट इंडिविजुअल इनके अगेंस्ट अवेलेबल है। दोस्तों जैसे कि आपने ये बहुत से फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे, तो उसमें देखा होगा कि ज़्यादातर में यही लिखा गया है कि स्टेट शैल नॉट, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे आर्टिकल 14 है, इसमें लिखा स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जैसे कि और जो दूसरा आर्टिकल पढ़ूँ उसमें है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो इसमें ज़्यादातर में जैसे आपको स्टेट मिलेगा, यानी ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। तो इन जो टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कौन से ऐसे राइट्स हैं जो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है? वो आर्टिकल 21 है यानी राइट टू लाइफ, आर्टिकल 23 है यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, या आर्टिकल 70 है ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी जो ये तीनों राइट हैं ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। तो अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो टर्म माइनॉरिटी है ये किस आर्टिकल में डिफाइन है? वो आर्टिकल 30 में डिफाइन है, आर्टिकल 23 में डिफाइन है, आर्टिकल 24 में डिफाइन है, या इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल ये डी, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव, यानी जो ये टर्म माइनॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन पे मतलब माइनॉरिटी तो आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी क्या है वो डिफाइन नहीं है एक्सप्लिसिटली किसी आर्टिकल में। लेकिन आर्टिकल 30 में जिस माइनॉरिटी का जिक्र किया जाता है वो है ये लिंग्विस्टिक और ये रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी एक्सप्लिसिटली माइनॉरिटी का कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सिर्फ आर्टिकल 30 में देखने को मिलता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच आर्टिकल इज सेड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का कौन सा आर्टिकल, मतलब किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा गया है? दोस्तों ये जो फ्रेज है ये बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर, और जो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 32, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दोस्तों इस आर्टिकल के तहत अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें रेट्स इशू करता है। दोस्तों ये रेट्स मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बताई थी। तो अब आपका काम है कि आपको कि सुप्रीम कोर्ट किस किस टाइप की रेट इशू करता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस टाइप के राइट्स को बचाने के लिए रिट इशू करता है? तो फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, या ऑल ऑफ द अबव? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ फंडामेंटल राइट, यानी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने की मेन जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन और जो ये बाकी के राइट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ये फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स और ह्यूमन राइट, अगर आपको लगता है कि आपके ये भी हनन हो रहे हो तो आपको पहले जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। आपको पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो उसकी सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है? वो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 20 है, या फिर आर्टिकल 16 है? ये जो आर्टिकल 14 है ये है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 17 है राइट ये अगेन अनटचेबिलिटी, और जो ये आर्टिकल 20 है ये प्रोवाइड करता है ये प्रोटेक्शन आपको 3 तरह के, जैसे कि डबल जीओपार्डी,
एक्स पोस्ट फैक्टो और सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। और जो आर्टिकल 16 है ये है राइट टू ये अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको समान अपॉर्चुनिटी है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कि सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 16। दोस्तों इसमें जो ये देख रहे हो आप आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यानी ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, मतलब 5 राइट्स ऐसे हैं जो कि आप ये भारत के सिर्फ नागरिकों के लिए ही है। कोई बाहर या बाहरी देश से आके इन पे क्लेम नहीं कर सकता। तो अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन भी आज की वीडियो का, द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम्स अंडर विच आर्टिकल, यानी जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 32 में आता है, आर्टिकल 13 में आता है, आर्टिकल 12 में आता है, या इनमें से किसी में भी नहीं आता? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 13। ये आर्टिकल 32 में जैसे ये है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये जो आर्टिकल 12 है इसमें डिफाइन करा गया है स्टेट को फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि स्टेट क्या है। और जो आर्टिकल 13 है इसमें कहा गया है कि कोई ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा लॉ जो कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को हनन करता हो तो वो लॉ इलीगल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।